सबसे पहले देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे डेप्रिसिएशन आ रहा है। अब डेप्रिसिएशन की जब भी मैं बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि यार डेप्रिसिएशन को किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह टैकल करना है। डेप्रिसिएशन को टैकल करने के लिए कुछ थोड़े से थंब रूल है। वो क्या है? डेप्रिसिएशन के मेथड्स पता हो अकॉर्डिंग टू ओ लेवल्स और आईजीसीएसई, यहाँ तक डेप्रिसिएशन की डिस्पोजल की एंट्रीज पता हो और डेप्रिसिएशन के अकाउंट्स पता हो तो आराम से टैकल हो जाएगा, लिटरली टैकल हो जाएगा। अब वो क्या है, कंडीशन देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से होंगे। और हाँ, चौथी इंपॉर्टेंट बात कि आपको डेप्रिसिएशन की पॉलिसीज पता हो कि मंथ बाय मंथ पॉलिसी है या आपके पास क्या कहते हैं फुल ईयर पॉलिसी है। जो मेरी बात को रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपने ओन वर्ड्स में अपनी कॉपी में रिकॉर्ड कर लें, जो सुनना चाहते हैं वो सुन लें, जो अपने पास रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो अपने पास तो खैर फायदा नहीं है, ये आज ही मैं अपडेट करके डाल दूंगा ताकि आप सुन सको। मेरी पूरी कोशिश है कि 7 दिन में ओ लेवल्स का पूरा कंप्लीट कोर्स डाल दूं। और जहां तक मॉक की बात है, मैं मॉक अभी नहीं लूंगा। मैं मॉक वर्कशॉप कराने के पेपर से 4 दिन पहले 3 दिन पहले मॉक लूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि वो मॉक जिस बच्चे ने वो मॉक टैकल कर लिया उससे सीआई आराम से टैकल हो जाएंगे। या मशवरा कर लूंगा कि आप लोग कब देना चाहते हो, उस हिसाब से मैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिस्कस कर लूंगा। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? अनदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉन करंट एसेट अकाउंटिंग एंड वी कैन से दैट फिक्स एसेट अकाउंटिंग। यानी हम नॉन करंट एसेट की अकाउंटिंग करेंगे या हम फिक्स एसेट अकाउंटिंग की करेंगे। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन को छोड़ दो। व्हाट इज नॉन करंट एसेट? नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड और कंज्यूम विद इन 1 ईयर, ओ सॉरी मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज्यादा का अरसा जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके बेनिफिट्स को इस्तेमाल करते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। यानी विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ रीसेल। आपने गाड़ी ली, आपने घर लिया, आपने फ्लैट लिया, आपने मोबाइल लिया विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ रीसेल। जब तक आपको उसके इकोनॉमिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जब तक आपको वो फायदा एसेट दे रहा है, दिस इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट। फिर इसके बाद यार देखो, एक चीज याद रखना कि नॉन करंट एसेट्स 1 साल से ज्यादा का अरसा इस्तेमाल करते हो। क्यों? भाई मुझे जो चीज बेनिफिट देगी, मुझे जो चीज फायदा देगी, मैं उसको इस्तेमाल करता रहूंगा क्योंकि मुझे उससे फायदा मिल रहा है ना, मुझे उससे बेनिफिट मिल रहे हैं, मेरी उससे जरूरत पूरी हो रही है। दिस इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट। फिर इसके बाद आ जाते हैं कि यार अकॉर्डिंग टू की डेफिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन कि यार नॉन करंट एसेट को डिफाइन कैसे करना है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। आपकी स्क्रीन के सामने वैल्यू डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ क्या, फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन करंट एसेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट? यानी फॉर किसी एसेट की वैल्यू का गिरना ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ओवर इट्स स्प्रेडफुल लाइफ, ओवर इट्स एस्टिमेटेड लाइफ। मेरा मानना है कि जो चीज बनी है वो अपने टाइम पे खत्म होगी। खत्म कैसे होगी? डिपेंडिंग ऑन द यूजेज, डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस। भाई जो चीज बनी है, आप मैं आपसे कहूं कि यार आपके घर की गाड़ी, अगर आपके पास एक घर में गाड़ी है जो सारी जगहों पे रोटेट हो रही है, तो उसकी लाइफ, उसकी एफिशिएंसी, उसकी कैपेसिटी, उसकी इफेक्टिवनेस पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और एक गाड़ी जो 100 चला रहा है एक बंदा, तो उस पर फर्क पड़ेगा? भाई जाहिर सी बात है 100 ड्राइव पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको पता है कि वो टाइम पे ऑयल, टाइम पे सर्विस, टाइम पे ट्यूनिंग करा रहा है। उसका चलाने का तरीका डिफरेंट है। और एक गाड़ी को तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका तरीका डिफरेंट है। वो जल्दी खराब होगी, उसके इंजन पे जल्दी लोड आएगा, उसकी क्या नाम है रिपेयर इन कॉस्ट पे ज्यादा इश्यूज आएंगे। तो इसका मतलब इन सिंपल वर्ड्स, यहाँ पर एक और डेफिनेशन लिखी हुई है। इन सिंपल वर्ड्स क्या लिखा हुआ है आपके पास? डेप्रिसिएशन इज एन नॉन कैश एक्सपेंस। बच्चों एक बात समझ लो कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन की वजह से पहले आउटफ्लो ऑफ मनी नहीं होता। हम पहले अप्रूवल्स और प्रूडेंस के मैचिंग के थ्रू पहले इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर बाद में हम इसको क्या करते हैं, बाद में हम इसको क्या कर रहे होते हैं कि रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब इसके बाद
नॉन कैश एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है इस वजह से नॉन कैश एक्सपेंस जिसकी वजह से आउटफ्लो ऑफ मनी नहीं होता। फिर यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि नॉन कैश एक्सपेंस फॉर द यूजुअली इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ नॉन करंट इट कैन आल्सो डिफाइन एज द रिडक्शन इन द नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। एक और डेफिनेशन आ गई, द रिडक्शन इन द नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। मगर आप सबसे परफेक्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। 2 मार्क्स की पूछता है, आप शो कर सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद आप जाते हो कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अगेन 2 3 4 मार्क्स में कॉजेज आपसे पूछता है, अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हो। अब वो कॉजेज आपसे क्या पूछता है यहाँ देख लीजिएगा। बेसिकली यू हैव 4 कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। नंबर 1 फिजिकल डिटैरिएशन, नंबर 2 आपके पास इकोनॉमिक फैक्टर्स, नंबर 3 टाइम फैक्टर एंड नंबर 4 डिप्लीशन। यार अगर आप फिजिकल डिटोरेशन की बात कर रहे हो ना, फिजिकली फिजिकल डिटोरेशन का मतलब क्या कि किसी चीज को फिजिकली यूज किया, यूज करने के बाद डिटोरेट मींस खराब हो गया, तो वेयर एंड टियर हो गया। वेयर एंड टियर का मतलब क्या हो गया, यूजेज हो गया। इट्स जितने रफ यूज करोगे उस वो एसिड जल्दी खराब होगा, वेयर एंड टियर होगा। जितना जितना तमीज के साथ इस्तेमाल करोगे उसकी लाइफ, उसकी एफिशिएंसी उसकी बढ़ेगी। सबसे अच्छी एग्जांपल मोबाइल फोन है और गाड़ी है। जितने तरीके से इस्तेमाल करोगे, जितने केयर से इस्तेमाल करोगे, उसकी वैल्यू, उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। अच्छा, सेकंड क्या है, रस्ट डस्ट एंड डिके। मेटल्स, वुडन टाइप के क्या नाम है जो फर्नीचर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी अपनी एकेडमी है, ये चेयर्स पड़ी हुई है, स्टूडेंट चेयर्स कहलाती हैं। इसमें क्या डेप्रिशिएट होंगी ये, भाई ज्यादा से ज्यादा इसका पीछे की वेल्डिंग निकल जाती है, नट निकल जाते हैं या स्क्रू ढीले हो जाते हैं। मैं एक साथ जमा कर लेता हूँ, जमा करने के बाद इसको पीछे स्टोर में डाल देता हूँ। जब एक साथ 10 15 20% डैमेज हो जाती है, बाहर से वेल्डर वाले को बुलाता हूँ और उसको रिपेयर करवा लेता हूँ, वापस इफेक्टिव यूज में आ जाती है। मैं बनिस्बत इसको क्यों बेचूं और बेच के क्यों नहीं लूं, भाई मुझे तो फायदा देना है ना बच्चों को। तो सिर्फ इस पे स्टूडेंट चेयर पे आके 1 घंटे की क्लास पे आके बैठना है ना, और क्या करना है। तो मुझे तो मेरा बेनिफिट पूरा हो रहा है, जब तक ये चेयर मुझे फायदा दे रही है मैं इसको यूज करता जाऊंगा। फिर उसके बाद क्या हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे पहली चीज क्या आ गई, ऑब्सोलीट, यानी ऑब्सोलीट, जिसको हम ऑब्सोसिलेंस कहते हैं। ऑब्सोलीट का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग आउट ऑफ डेट, किसी चीज का आउटडेट हो जाना, इकोनॉमिकली आउटडेट हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल आज एचटीसी दुनिया में नहीं है, आज ब्लैकबेरी दुनिया में नहीं है, आज प्ले स्टेशन सॉरी सोनी आज दुनिया में होते हुए भी नहीं है। सोनी टीवी, सोनी टेलीविजन, सोनी एलईडी, सोनी ये सोनी वो, सब चीजों से सोनी फारिग हो गया है। मगर आज सोनी प्ले स्टेशन में आज भी सरवाइव कर रहा है, उसकी अपनी मोनोपोली चल रही है। सोनी कितने गेम्स आ गए मगर प्ले स्टेशन को नहीं तोड़ सके। आई थिंक प्ले स्टेशन 4 भी आ चुका है, 5 भी आ चुका है, और हो सकता है 6 आने में हो। आप आज भी हर घर में 5 यूज हो रहा है। 5 की और 4 की आज के अंदर भी यूनिकनेस है कि इसकी सीडीज इतनी महंगी है, आप खुद अज्यूम कर सकते हो। तो उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिकली क्या रखा है, चेंजिंग करते रहते हैं। सुजुकी, भाई हमें पता है कि टोयोटा होंडा को पता है कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी डाइवर्सिफाइड मार्केट है कि लोगों के पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। तो सुजुकी आए दिन हर साल कोई ना कोई नया मॉडल फेंकती रहती है, सॉरी होंडा फेंकती रहती है, या पीछे जो है टोयोटा आपका फेंकती रहती है। आप खुद देख लो, टोयोटा एक्स अभी आजकल चल रही है, इससे पहले टोयोटा होती थी जिसका 1.8 ग्रैंडी कहा करते थे। फिर इसके बाद आपके पास इसी तरह यारिस उन्होंने लॉन्च की थी, मगर यारिस को इतना वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली। तो अगर आपने इकोनॉमिकली अपडेट नहीं किया सिस्टम को या चीजों को, तो आप क्या हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, कोई आपको प्रेफर नहीं करेगा। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे के पास छोटी सी बात कहता हूँ, थर्ड फैक्टर इज टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर का मतलब लीज ऑफ बिल्डिंग। कोई चीज अगर आपने कोई प्रॉपर्टी कोई लीज पे ली है, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू ऑलरेडी गिरी हुई होगी, क्योंकि लीज का मतलब है ऑनरशिप आपके पास नहीं है। लीज, आपने कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे लीज पे ली है, तो जाहिर सी बात है वो ऑलरेडी ऊपर से डेप्रिशिएट होगा, उसकी वैल्यू ऑलरेडी गिरेगी। तो ये कॉजेज हो गए, आप लिख सकते हो अपने पास, वियर एंड टियर, रस्ट एंड डस्ट, ऑब्सोलेंस इन किसी लीज ऑफ बिल्डिंग, टाइम फैक्टर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, फिर उसके बाद आ जाए बहुत मशहूर एग्जांपल आपके पास, मैचिंग एप्लीकेशन प्रिंसिपल। मुझसे हर वक्त हर जगह पे एक लड़कियां सवाल पूछती हैं कि सर व्हाई डेप्रिसिएशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ अक्रूवल्स एंड मैचिंग, व्हाई एंड एक्सप्लेन। अगर सिर्फ नाम पूछा हुआ है तो नाम लेके हम फारिग हो जाएंगे, अगर एक्सप्लेन बोला हुआ है तो ये थियोरेटिकल इम्पैक्ट आपको एज इट इज लिख देने का है। क्यों क्यों है एप्लीकेशन और प्रिंसिपल, क्यों है डेप्रिसिएशन का, तो सामने आप बोर्ड पे देख सकते हैं। अगर मैचिंग एंड अक्रूवल्स को वो एक्सप्लेन करने का बोलता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स
that all costs incurred in a period should be deducted against income earned, which means कि जो कॉस्ट मेरी ड्यूरिंग द ईयर लगी है, जो ड्यूरिंग जो जो इनकम कमाने के अंदर मेरी जो कॉस्ट लगी है, जो कॉस्ट चार्ज हुई है, क्या वाकई वो चार्ज हुई है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, अपनी इनकम के अगेंस्ट में माइनस कर दूंगा, जो ताकि उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। बिकॉज डेप्रिसिएशन बीइंग एन एक्सपेंस मस्ट चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है जो हम किसके अगेंस्ट चार्ज करते हैं, रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज करते हैं जब हम कैलकुलेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। यस, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ अक्रूवल्स एंड मैचिंग। इज इट ओके? फिर व्हाट अबाउट प्रूडेंस? प्रूडेंस क्या कहता है? अगर प्रूडेंस को एक्सप्लेन करने का बोलोगे तो प्रूडेंस को कैसे करोगे? दिस कॉन्सेप्ट मींस प्रॉफिट शुड नॉट बी एंटिसिपेटेड और ओवर स्टेटेड। आपका प्रॉफिट एंटिसिपेट या ओवर स्टेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में नहीं रिकॉर्ड करोगी तो एक्सपेंस नहीं हुआ ना। जब एक्सपेंस नहीं हुआ तो उससे आपका प्रॉफिट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एग्री? इसी तरीके से बट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, बट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस इन फ्यूचर। जो प्रोविजन फौरन बना दोगे, जो लॉसेस अभी हुए नहीं है, जो फ्यूचर में दिख रहे हैं होंगे, उनको भी रिकॉर्ड कर दो। इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू फॉर द पीरियड, प्रॉफिट एज वेल एज एसेट वुड बी ओवर स्टेटेड। अगर आप ये नहीं चार्ज करोगे तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास, तो जब आप ये चार्ज नहीं करोगे तो इसका मतलब क्या होगा? देखो मेरी बात सुनना, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आ भी सकता है कि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, अक्रूवल्स मैचिंग के थ्रू उसको चार्ज कर दो। जब चार्ज कर दोगे तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करना भूल गए या लिखना भूल गए तो उससे प्रॉफिट क्या होगा, यानी एक्सपेंसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, यानी एक्सपेंस का रिश्ता किसके साथ है, प्रॉफिट के साथ है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट, और एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा। इसी तरीके से जब आप एसएफपी पे जाओ, नॉन करंट एसेट के एरिया में जाओ, वहां कॉस्ट डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू होता था। अगर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करोगे, डायरेक्ट लिख दोगे तो एसेट, नॉन करंट एसेट क्या हो जाएंगे, और माइनस कर दोगे तो क्या होंगे। सही किया है, बात समझ रहे हो? तो प्रूडेंस ने ये बात कही है। इसके बाद क्या लिखा है, हेंस दिस वुड बी मींस द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। अगर आप ये हरकतें करोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करोगे और उसमें से प्रोविजन माइनस नहीं करोगे तो प्रॉफिट्स में भी फर्क आ जाएगा, और सॉरी आपके नॉन करंट एसेट में भी फर्क आ जाएगा। क्लियर? तो हमने डेफिनेशन देख ली, हमने कॉजेज देख लिए, और हमने प्रिंसिपल्स देख लिए। क्लियर? फिर हम आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन की अगर बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन के मशहूर जमाना वैसे 5 मेथड्स है, मगर अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज वी हैव ओनली डिस्कस 3 मेथड्स। चाहे वो ए लेवल्स हो, चाहे वो ओ लेवल्स हो, चाहे ईसीसी हो, हम सिर्फ क्या करते हैं, 3 मेथड्स को देखते हैं। नंबर 1 स्ट्रेट लाइन, अनदर नेम ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कॉस्ट मेथड, आप सबको पता है। सेकंड वन इज आरबीएम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अनदर नेम ऑफ आरबीएम इज डिमिनिशिंग, and another name of diminishing is declining method। 3 नाम है, आपको पता होने चाहिए। and the last one is revaluation। सिर्फ थोड़ा सा स्टार्ट करने की कोशिश करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, चीजें खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएंगी इंशाल्लाह। कैसे? व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन क्या है? नॉर्मली अप्लाई ऑन कॉस्ट, और वी कैन से दैट, यानी यहाँ लिखा है स्ट्रेट लाइन नॉर्मली यूज फॉर फर्नीचर, फिक्सचर्स, फिटिंग, बिल्डिंग, इस तरह के एसेट्स हैं जो ले लिए, उस पर मेजर खर्चा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अंडर एज स्ट्रेट लाइन मेथड इक्वल एंड सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज थ्रू आउट इट्स यूजफुल लाइफ। तक मेरे पास एसेट मौजूद है और मैंने उसको स्ट्रेट लाइन से शुरू कर दिया सॉल्व करना, तो थ्रू आउट दियर लाइफ जब तक मैं उसी को स्ट्रेट लाइन पे जाऊंगा। अगर मैंने उसको चेंज करने गया तो मैं अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी, उसके अगेंस्ट चला जाऊंगा, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में टॉपिक पढ़ाया था। सर स्ट्रेट लाइन के 2 फॉर्मूले होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? बच्चे या बच्चियां कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लगेगा। भाई जब आपके पास कॉस्ट दी हुई हो, स्क्रैप वैल्यू दी हुई हो और नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हो, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स यूज कर दोगे। अगर आपके पास कॉस्ट दी हुई और परसेंटेज का रेट दिया हुआ, तो कॉस्ट को डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन से क्या है, सेम एंड इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ईच ईयर, हर साल सेम आ जाती है।
क्लियर। सर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात, कॉस्ट के बहुत नाम होते हैं। कॉस्ट को हिस्टोरिक कॉस्ट भी कह सकते हो, ओरिजिनल कॉस्ट भी कह सकते हो, परचेज प्राइस भी कह सकते हो, स्क्रैप वैल्यू को सैल्वेज वैल्यू भी कह सकते हो, रेजिडुअल वैल्यू भी कह सकते हो, और फेस वैल्यू भी कह सकते हो, यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ और लाइफ। इज इट ओके? डन। सर एडवांटेज वो थोड़ा सा पूछता है कि स्ट्रेट लाइन का क्या एडवांटेज है। सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट, वन, प्रोवाइड द सेम और इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, टू, helps to estimate the amount of depreciation in advance, three, and what are disadvantage? Assume कर लेते हो fixed asset gives same amount of services annually, फिर लिख लेते हो it is not appropriate for those assets which lose their values rapidly due to wear and tear and obsolescence such as machinery। ऐसे मेथड के लिए स्ट्रेट लाइन सुटेबल या साजगार नहीं है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कोई मसला? यहाँ फिर मैंने एक एग्जांपल आप बच्चों को बताई थी कि भाई एक कॉस्ट मेरे पास लाख रुपए की है, रेट 10% है, लाइफ 4 साल है। अकॉर्डिंग टू मैं स्ट्रेट लाइन से जाता 10,000 का फॉर एग्जाम्पल, सॉरी 10,000, 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। अगले साल कितना हो गया? 10,000। अगले साल कैसा हो गया? 10,000। अगले साल कैसा हो गया? 10,000। लॉजिक समझना प्लीज। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो दिस इज कॉल्ड 1 ईयर डेप्रिसिएशन, जो कि आपके पास यहाँ पर मेंशन भी है 10। फिर इसके बाद 10 10 10, अगर इन सबको सम अप कर दूं तो दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आफ्टर 4 इयर्स। यानी जब 4 साल बाद मेरे एसेट की वैल्यू क्या रही होगी या क्या होगी। लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, डेप्रिसिएशन का पहला साल कितना था? 10,000। आफ्टर 4 इयर्स लाख रुपए की चीज, रेवा, फॉज, आफ्टर 4 इयर्स लाख रुपए की चीज मेरे आफ्टर 4 इयर्स यानी 4 साल बाद कितने की उसकी वैल्यू हो गई। यानी 4 लाख में से 40 निकल गए तो 60,000 उसकी वैल्यू हो गई। दिस इज कॉल्ड नेट बुक वैल्यू। अच्छा, नेट बुक वैल्यू का मतलब ये हो गया। अब आप चेक करो मार्केट में इसकी, अब आपने बोला यार मुझे इस्तेमाल नहीं करना, मुझे बेच देना है, आप मार्केट ऑफर्स निकालने लगे। तो किसी ने बोला कि 70,000 में ले लूंगा। अगर 70,000 में जा रही तो 60,000 की नेटबुक वैल्यू पे आफ्टर 4 इयर्स चलाने के बाद पैसे कितने रिसीव हो रहे हैं? 70,000। तो 10,000 का क्या हो रहा है? दिस इज कॉल्ड गेन ऑन डिस्पोजल। गेन ऑन डिस्पोजल कहाँ रिकॉर्ड होता है? इनकम स्टेटमेंट में, अदर इनकम में रिकॉर्ड हो जाता है। और 60,000 की चीज 50,000 में जा रही है तो उसका मतलब लॉस ऑन डिस्पोजल। ये सिर्फ एक जस्ट थोड़ी सी एग्जाम्पल देने के लिए बता। स्ट्रेट लाइन से हम फारिग हो गए यहाँ तक। फिर इसके बाद आते हैं जिसको हम आरबीएम कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन आरबीएम एंड स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज अप्लाई ऑन कॉस्ट एंड आरबीएम इज ऑलवेज अप्लाई नेट बुक वैल्यू। बच्चे का सवाल आता है जब आरबीएम का जब मेथड होता है तो पहले साल डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई होती। कोई बात नहीं, नहीं दी हुई तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप कॉस्ट में से पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, फिर अगले साल से उसकी नेट बुक वैल्यू पे आप डेप्रिसिएशन क्या करते जाओगे? निकालते जाओगे। यहाँ तक कोई मसला? डन हो गया। अच्छा, normally used for technological assets like machines, computer, motor vehicle, etc. या जिसमें रैपिड चेंज हो जाए, जिसमें बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाए, जिसमें इकोनॉमिक कंडीशंस पे फर्क आ जाए, तो ऐसे मेथड्स के लिए कौन सा मेथड साजगार है? आरबीएमएम। डेप्रिसिएशन इज रिड्यूस ईयर बाय ईयर, हर साल रिड्यूस होती रहती है। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, डेप्रिसिएशन माइनस depreciation equal to cost multiplied by percentage rate in depreciation। if first year depreciation is not given then they use formula। अगर पहले साल की depreciation नहीं given तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। यहाँ पर वर्क एग्जाम्पल भी दे दी। लाख रुपए का एसेट था, लाख में से 10,000 10% ले लिया, 10,000 आ गया। लाख में से 10,000 माइनस कर दिया, 90,000 आ गया। फिर 90,000 का 10% निकाला तो कितना आ गया? 9,000 आ गया। 90 में से 9 निकल गया, 81,000 आ गया। 81,000 का 10% निकाला तो 8100 आ गया। 81,000 में से 8100 माइनस किया तो 72,900 आ गया। उसका 10% निकाला तो 7290 आ गया। तो स्ट्रेट लाइन से मेरी नेटबुक वैल्यू कितनी आ रही थी आफ्टर 4 इयर्स? 60,000। और आरबीएम से कितनी आ रही है? 65,610। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन से क्या आ रही है? मेरी नेटबुक वैल्यू ज्यादा आ रही है, और आरबीएम से क्या आ रही है? मेरी कम आ रही है। तो जाहिर सी बात है अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो आरबीएम ज्यादा अच्छा हुआ ना, क्योंकि आरबीएम से प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। बात समझ रहे हो? फिर इसके बाद आ जाओ, अगर पहले साल नेटबुक वैल्यू नहीं दी हुई होगी तो डायरेक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन कर देंगे। यही आपका क्वेश्चन है और बिल्कुल परफेक्ट है बेटा।
सही है। एडवांटेज में क्या आ गया, इन अर्ली इयर्स हायर चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन, लेटर इयर्स लोअर चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन। मेरी बात तवज्जो से सुनना और लॉजिक के साथ सुनना। जब एसेट नया होता, गाड़ी नई होती है, क्या उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है? नहीं लगती। यस और नो में जवाब दे दो, मसला नहीं है। जब गाड़ी नई 0 मीटर ब्रांडेड गाड़ी होती है, क्या उस पर डेप्रिसिएशन, सॉरी, रिपेयर्स कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है? नहीं लगती। जब वो गाड़ी इस्तेमाल होना शुरू होती है कुछ टाइम बाद खर्चा निकालती है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू आरबीएम, द व्हेन एसेट वाज न्यू, नो रिपेयर एंड कॉस्ट चार्ज इन अर्ली इयर्स, लेटर इयर्स फिर वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब एसेट नया होता है तो हायर चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, और जब पुराने होता है लगता है लोअर चार्ज होता है। बच्चियों को ये समझ तो आ जाता है, प्रैक्टिकली नहीं समझ में आता। लाख रुपए का एसेट था, लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। लाख में से 10,000 निकल गया, कितना बच गया? तो पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी आई है, दूसरे साल कितनी हुई? 9,000। तीसरे साल 8,100। चौथे साल 7,290। आहिस्ते आहिस्ते गिर गई। तो इसका मतलब जब एसिड नया होता है तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है। जब कॉस्ट पे पहले साल आप लगाते हो तो उस पर वैल्यू क्या होती है, डेप्रिसिएशन की, बहुत ज्यादा आ रही होती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो यहां तक बात आ गई। फिर डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो गया। एसिड्स आर ऑलवेज लेफ्ट विद अ स्मॉल वैल्यू ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आरबीएम से बच जाती है और स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल जीरो हो जाती है। एग्री? What about revaluation? This is again very important method. Revaluation मतलब अगर मैं इसको इस तरह समझाऊं, जैसे मेरी क्लास के अंदर 2022 और 30 के बैच में एक मनाइल मुनीर नाम की एक स्टूडेंट है और एक रिवा सोहेल नाम की स्टूडेंट है, जो अगर यूट्यूब पे भी कोई एग्जाम सुने देखेंगे तो ये बच्चे हैं कौन, उनको तजस्सुस होगा। मतलब मोबाइल के पीछे इतनी पागल है वो दोनों बच्चे। मैं जरा सा मोबाइल मांग लेता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं चोरी कर लूंगा, चोर हूँ या क्या हूँ, मोबाइल ही नहीं देती भाई। कि अब मैंने फिजिकल क्लासेस में भी आपको करके दिखाया, अगर मैं उनका पेन फेंकूंगा, कॉपी फेंकूंगा, कैलकुलेटर फेंकूंगा, उनके बैंगल्स फेंकूंगा, उनकी वॉच फेंकूंगा, कुछ नहीं रिएक्ट करती। मगर जब मैं इन दोनों का मोबाइल हाथ में पकड़ लेता, ऐसा लगता है मैंने इनके दिल पे हाथ रख दिया हो, मतलब इनका दिल निकाल रहा हूँ। मगर मोबाइल पे मैं इनका लूंगा तो मोबाइल पे जोर तरीके से, मतलब ऐसा होगा कि एबनॉर्मल एक्टिविटीज करेंगी, उछलेंगी, रोएंगी कि हमारा मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो। भाई मैंने क्या करना है, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं यूं आसमान में मोबाइल को लटकाता हूँ तो इनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। जैसे मैं पेन को ऐसे लटकाया, ये देखें, ऐसे। अब कुछ नहीं हो रहा, वो मैंने मोबाइल दोगी 1 मिनट, कुछ नहीं करूंगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसका पाउच है, कुछ रिएक्ट नहीं करी, पाउच गिर गया, कुछ नहीं हुआ, पेन गिर गया, कुछ नहीं हुआ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, आप खुद देखिए, देखा सही नहीं करे, रिकॉर्डिंग में बीच में आवाज भी डाल दी, मना भी किया था कि आप नहीं करना, फिर भी किया इसने। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोबाइल इसकी जान है, मोबाइल इसकी धड़कन है, क्योंकि इसको इसकी वैल्यू का, इसकी कंडीशन का पता है कि यार मुझे मेरे घर वाले दोबारा दिला के नहीं देंगे, और अगर ये टूट गया तो क्या होगा। और पहले बता दूं कि यूट्यूब के जरिए भी पता चल जाएगा इसका मोबाइल कोई भी नहीं खरीदना, क्योंकि इसकी स्क्रीन डैमेज हो चुकी है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिर चुकी है, ये मोबाइल ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका है। कल को किसी दुकान पे जाए तो आप बता देना कि ये मोबाइल की स्क्रीन रिपेयर है, तो ये ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका है। तो इसका मतलब इन्होंने कहा, और देखो कितना तैयारी से छोटे छोटे लेंसेज लगाए, कवर रखा है, आए दिन मतलब इसको ब्रश वगैरह से सफाई करती है, पेट्रोल डीजल से इसको साफ करती है, मतलब इसको इसकी वैल्यू का अंदाजा है। लेट्स से कि ये एप्पल पेंसिल है मेरे पास। अब मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ, इसकी क्यों एग्जांपल दूं। एप्पल पेंसिल में इफ्तार के बाद इन लोगों को पढ़ा रहा था, जिसमें रेवा बाजी भी थी, मनाइल बाजी भी थी। तो ये मोबाइल इसकी टिप की के अंदर एक हल्का सा स्प्रिंग था जो दिखता भी नहीं है नॉर्मल आई से, वो गिर गया। और मैं उछल कूद कर रहा था कि कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, दोबारा पेंसिल नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल पेंसिल गिर जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ये 20,000 की, 22,000 की पेंसिल फारिग हो गई, कौन लेगा, कौन करेगा, या इसकी टिप लेनी पड़ेगी 5,000 रुपए की। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गई, गिर गई। अब इसकी इंपॉर्टेंस मुझे पता है, क्योंकि यार वैल्यू मुझे इसकी पता है। मगर बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, उनके लिए लम सम मेथड होता है, और दिस इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन मेथड। यहाँ आपके सामने लिखा हुआ भी है रिवैल्यूएशन मेथड में, दिस मेथड इज यूज्ड वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकल और इट इज डिफिकल्ट टू कीप डिटेल रिकॉर्ड ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट। जैसे स्टेशनरी की दुकान पे जाओ, इरेजर हो गया, शार्पनर हो गया, पेंसिल्स हो गए, उसको मेजर नहीं कर सकते, उसका रिकॉर्ड नहीं रख सकते, तो उसको हम लमसम बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। लूज टूल्स, नट बोल्ट्स, स्क्रूज, वाइसर्स, इस तरह की जो चीजें होती है जिसका फॉर्मूला क्या है,
ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, आ गई डेप्रिसिएशन। जो कहाँ यूज होता है, कौन से टाइप में यूज होता है, सिंगल एंट्री में यूज होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फ्रिक्वेंटली यूज होता है, और थ्योरी ऑफ डबल एंट्री में यूज होता है। सेकंड फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग हो गया, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस डिस्पोजल माइनस क्लोजिंग हो गया। तो यू हैव थ्री फॉर्मूला। सर हमें कैसे पता चलेगा? सर सवाल में देखोगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगर परचेजेस नहीं है तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हो गया, अगर परचेजेस है तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग हो गया, और अगर क्या कहते हैं आपका यार क्या कह सकते हैं, डिस्पोजल है तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस डिस्पोजल माइनस क्लोजिंग हो गया। यहां तक कोई मसला, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? डन हो गया। अच्छा, इसके बाद अब असल असल इम्तिहान शुरू हुआ है रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, जिसको हम करंट ईयर डेप्रिसिएशन कहते हैं, और हम डिस्पोजल की क्या कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं। यहाँ साथ दे देना जितने बच्चे ऑनलाइन में बैठे हैं, जितने बच्चे फिजिकल में बैठे हुए हैं, गौर से मेरी बात सुन लेना। आपका टॉपिक बहुत आराम से निकल जाएगा, लिटरली आई स्वेयर टू गॉड। अगर ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया, तो डेप्रिसिएशन यूं हो जाएगा। सर जिस साल की डेप्रिसिएशन निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ एक नोट भी लिखा था, मैं बोलना भूल गया। बिजनेस कैन रिकॉर्ड इट्स वैल्यू एज एन एक्सपेंस इफ सच आइटम वैल्यू इज इनसिग्निफिकेंट। भाई इस तरह की कुछ आइटम्स ऐसी होती है, जैसे मैं किसी बाइक वाले के पास गया, मैंने कहा नट छोड़ दो, नट के भी पैसे लोगे, 5 रुपए क्यों ले रहे हो, 10 रुपए क्यों ले रहे हो? लो कॉस्ट है, हमारे लिए लो कॉस्ट आइटम है, उस बंदे के लिए तो लो कॉस्ट आइटम नहीं है ना, वो तो बल्क में लेके आया हुआ है, वो उसके लिए तो उसकी वो क्या है, इन्वेंट्री है। बात समझ रहे हो? अच्छा, फिर इसके बाद आ जाओ, आप क्या करते हो? डिस्पोजल एंट्रीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज, दिस इज कॉल्ड डिस्पोजल एंट्रीज। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। सर एग्जाम में क्या आ सकता है आपके पास? डिफाइंड डेप्रिसिएशन आ सकता है, या आपके पास आपके क्या चीज आ सकते हैं, एप्लीकेशंस के बारे में पूछ सकता है, मेथड के बारे में पूछा, अक्सर पूछ सकता है नेम ऑल्टरनेट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सवाल में आरबीएम यूज होता है, तो आपसे पूछता है कि ऑल्टरनेट क्या है, स्ट्रेट लाइन है या रिवैल्यूएशन है। सर थ्योरी इसमें क्या पूछ सकता है? वाई, एक्सप्लेन एंड वाई क्या कहते हैं, अप्रूवल्स एंड मैचिंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। यस, मैंने आपको उसकी पीछे थ्योरेटिकल एग्जांपल दे दी। फिर वो पूछ रहा है स्टेट या नेम, तो आप नाम लिख दो, अप्रूवल्स मैचिंग या प्रूडेंस। अच्छा, वो पूछ लेगा आपसे, और क्या कहते हैं, क्या पूछ सकता है कि क्या कहते हैं उसको, कौन सी को यार क्या कहेंगे, जैसे क्या कहते हैं, मेथड के बाद वो क्या आपसे पूछ लेगा, क्या कह लो, कॉजेज आपसे पूछ लेगा, कॉजेज आपको पता होने चाहिए। अब आ जाओ आप डेप्रिसिएशन के ऊपर। डेप्रिसिएशन होता क्या है? अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ कि डेप्रिसिएशन की जब भी बात करता हूँ, तो डेप्रिसिएशन सिर्फ एक चीज को याद रखना कि जब भी डेप्रिसिएशन की आप बात कर रहे होते हो, तो दिमाग में एक चीज को याद रखना, डिस्पोजल की एंट्रीज को याद रख लेना। अगर आप डिस्पोजल की एंट्रीज को याद कर लोगे तो आपका आधा काम हो जाएगा। डिस्पोजल की एंट्रीज आपके पास किस तरीके से बनानी होंगी, अगर आप ये बात को देखते हो, तो डिस्पोजल की एंट्रीज का मतलब होता है, डिस्पोज मतलब बेच देना, डिस्पोज मतलब सेल कर देना। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज, यू हैव, ये कैम्ब्रिज टू डिस्पोजल कहता है, बट फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू, यार अकॉर्डिंग टू डिस्पोजल वी हैव 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स क्या थे? कितने का खरीदा था, कितने साल इस्तेमाल कर लिया, और कितने पैसे आ गए। अगर ये बात समझ में आ गई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कितने का खरीदा था और कब खरीदा था, पहली बात। कितने का खरीदा था और कब खरीदा था, पहली बात। और कितना इस्तेमाल, कितने साल इस्तेमाल कर लिया, दूसरी बात। और तीसरी बात, कितने पैसे रिसीव हो गए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा या गेन आ जाएगा। अगर मैं फिर बात कर रहा हूं, कितने का खरीदा था पास्ट में और कब खरीदा था, इसके बाद कितने साल उसको इस्तेमाल कर लिया, सही है, और कितने पैसे आ गए। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं जो मुझे समझ में भी आती है और जो मैं समझा भी सकता हूं, उन्होंने क्या कहा था आपके पास, अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे डेप्रिसिएशन की कुछ डिस्पोजल की एंट्रीज शो हो रही है। वो एंट्रीज है क्या, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है तुम लोगों ने। कैसे अंडरस्टैंड करना है, ये देखो। डिस्पोज का मतलब क्या होता है, बेच देना। कितने का और कब खरीदा था, पहली बात। कितने साल इस्तेमाल कर लिया
और कितने पैसे आ गए। एग्री। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आपके पास दिस इज कॉल्ड कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, दिस इज कॉल्ड रिसीट, अगर आपको इन वैल्यूज को पिक करना आ गया तो आप एएस लेवल में भी डेप्रिसिएशन कर सकते हो और आप ए2 के अंदर भी डेप्रिसिएशन कर सकते हो और ओ लेवल्स के अंदर आराम से स्मूथ जा सकते हो। यहाँ पर क्या हो गया, अगर मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं और यहाँ क्या रिसीट की बात कर रहा हूँ, लेट्स से टाइमलाइन बना लेता हूँ। टाइमलाइन से जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कैसे? 2012 से लेकर 2022 तक की टाइमलाइन बना रहा हूँ। सही है, 2012 से लेकर 2022 तक की टाइमलाइन बना रहा हूँ। वो टाइमलाइन किस तरीके से बनेगी वो यहाँ देख लीजिएगा। 2012 से 2022 तक की टाइमलाइन है और टाइमलाइन अगर बना लोगे तो आधा काम आपका खुद ब खुद हो जाएगा। मैंने कहा लेट्स से कि 2012 से शुरू हुआ था गेम और 2022 पे जाके ये गेम खत्म हुआ था। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना। 2012 एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 साल हो गए। कितने मेथड्स हैं? तीन, स्ट्रेट लाइन, आरबीएम और रिवैल्यूएशन। स्ट्रेट लाइन, आरबीएम एंड रिवैल्यूएशन, तीन मेथड है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुस्तफा की शादी हो जाती है या उसकी अम्मा जो है कहीं उनकी बात डालने के लिए निकलती है, या छोड़ दो, फिर मैं बाद में अकेले में मुस्तफा को एग्जाम्पल दे दूंगा। अभी आ जाओ। मैंने कहा मेरे मुस्तफा के पास मीरा गाड़ी मौजूद है जो उसकी अपनी पर्सनल कार है। कब ली थी उसने? 2012 में ली थी, याद रखना। 2012 इज माई करंट ईयर। 12 खत्म हुआ, 13, 14, 15, 16, सो ऑन चलता रहा। और 22, यानी 12 से चैप्टर शुरू हुआ था, 22 पे खत्म होगा। कैसे? मुस्तफा ने 12 में मीरा ली, परचेज की, तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ द मशीन गिवन इन द क्वेश्चन, यानी ये वाली क्वेश्चन में गिवन होगी आपके पास। डन हो गया।